नमस्कार। देखिए, पॉलिटी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग बजट को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बजट पढ़ेंगे, फिर हम लोग बजट के प्रकार को देखेंगे कि आम बजट क्या होता है, अंतरिम बजट क्या होता है, लेखानुदान क्या होता है। फिर हम लोग विनियोग विधेयक को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद एक टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, बजट में कटौती प्रस्ताव, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट लगाएँगे। ओवरऑल जो है ये बजट पॉलिटी पर आधारित है, इकोनॉमिक्स पर आधारित नहीं है। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए हम बजट के बारे में समझते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में आर्टिकल 112 में बजट का प्रयोग किया गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बजट का जो है चर्चा कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 112 से लेकर 117 तक बजट के बारे में बताया गया है। अब बात ये आती है कि बजट क्या होता है। तो देखिए, बजट जो है ये सरकार की 1 साल की आय यानी रेवेन्यू और 1 साल का खर्च है यानी एक्सपेंडिचर का ये अनुमान होता है। जैसे सरकार जो है 1 साल में कितना कमाएगी। अब सरकार कमाती कैसी है, तो टैक्स के माध्यम से कमाती है। टैक्स हम और आपसे कलेक्ट करती है, तो वही सरकार की क्या है, आय है। और खर्च यानी एक्सपेंडिचर क्या है, सरकार विभिन्न योजनाओं में खर्च करती है, बहुत सारी चीज़ें बनाने में खर्च करती है, तो सरकार का क्या है, खर्च है। तो सरकार जो है 1 साल में कितना कमाएगी और कितना खर्च करेगी, इसी का अनुमान जो है बजट कहा जाता है। यही प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, ठीक है। अब देखिए, बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन इसको बजट कहा जाता है। बजट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चमड़े के थैले में प्रस्तुत किया जाता है और चमड़े के थैला को बजट के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको ओवरऑल में बजट के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, बजट प्रस्तुत करने का काम राष्ट्रपति का होता है। ये हमारा संविधान कहता है कि जब भी बजट प्रस्तुत करेंगे तो राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति बजट प्रस्तुत नहीं करते हैं क्योंकि राष्ट्रपति के पास उतना समय नहीं है। तो वह जो है वित्त मंत्री को कह देते हैं। तो वित्त मंत्री बजट को प्रस्तुत करती है लोकसभा में। जैसे अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वो बजट पेश की थी लोकसभा में। अब देखिए, बजट हमेशा जो है 1 फरवरी को पेश होता है लोकसभा में। पहले 1 फरवरी को नहीं होता था, मार्च में होता था। लेकिन अब जो है पहले ही प्रस्तुत किया जाता है। 1 फरवरी को बजट को प्रस्तुत करते हैं। और कहाँ प्रस्तुत करते हैं, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और बजट जो है 1 साल का होता है। तो 1 साल में अगर आपसे डेट पूछे कि कब से कब तक, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए होता है बजट। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक तो है 1 साल हो जाएगा। तो इतना ही दिन के लिए जो है बजट हर साल प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग बजट के प्रकार को समझते हैं। देखिए, बजट का जो है 3 प्रकार होता है, आम बजट, अंतरिम बजट और लेखानुदान। और तीनों को हम लोग एक ही स्लाइड में समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, आम बजट अगर पूछा जाए कि क्या होता है, तो आम बजट जो कि हर साल प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, उसी को आम बजट कहते हैं। और इसमें जो है ये आम बजट 1 साल के लिए आता है। और इसमें सरकार की आय के बारे में बताया गया है कि सरकार कहाँ-कहाँ से कितना-कितना कमाएगी। और इसी में सरकार का खर्च रहता है कि सरकार जो है कितना खर्च करेगी, किस क्षेत्र में कितना खर्च करने वाली है 1 साल के अंदर। इसी में नई योजनाएँ होती है कि सरकार 1 साल के अंदर कौन-कौन सी योजनाएँ लॉन्च करेगी, उसके माध्यम से कितना फ़ायदा होगा, कितना जो है खर्च होगा। तो ये योजनाएँ भी जो है आम बजट में होता है। टैक्स में जो भी बदलाव करना होता है तो आम बजट में ही किया जाता है। जैसे बहुत बार टैक्स में बदलाव किया गया है। 12%, कभी 18%, कभी 28%, कभी 4%, इस तरह का बदलाव जो है होता रहता है टैक्स स्लैब में। तो वो किस में होता है, आम बजट में होता है। तो ध्यान रखना है, आम बजट जो है पूरे 1 साल के लिए आता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के लिए आता है। और अभी हम लोग पढ़े कि जब भी बजट पेश किया जाएगा तो 1 फरवरी को पेश किया जाता है। वही जो है आम बजट होता है, ठीक है। इसको जनरल बजट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट क्या है कि इसको चुनावी साल में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे देखिए, ये 2026 चल रहा है और मार्च का महीना चल रहा है। तो मान लीजिए कि सितंबर में चुनाव है, लोकसभा का सितंबर में चुनाव है। तो ये मार्च चल रहा है, तभी सितंबर आने में 5 महीना बाकी है, ठीक है। लेकिन बजट जब भी पेश किया जाता है तो साल भर के लिए पेश किया जाता है और 5 महीना के बाद चुनाव है। तो कौन जानता है कि जो अभी सरकार है वो 5 महीना के बाद रहेगी कि नहीं रहेगी। हो सकता है कि कोई नई सरकार आ जाए। तो इसलिए पूरे 1 साल के लिए बजट नहीं लाया जाता है। जितना महीना चुनाव में बचा है उतने महीने के लिए बजट पेश किया जाता है। जैसे मार्च है और एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान रहे हैं कि सितंबर में जो है चुनाव है। तो 5 महीना है, तो 5 महीने के लिए बजट लिया जाएगा चुनावी साल में। उसी को अंतरिम बजट कहते हैं। साल भर के लिए क्यों नहीं लाया जाता? क्योंकि चुनाव होने वाला है सितंबर में, इसीलिए पूरे साल के लिए नहीं लाते हैं। हो सकता है कि सितंबर में चुनाव हो तो कोई नई सरकार आ जाए, नया प्रधानमंत्री कोई आ जाए।
इसीलिए जितना समय बचा है उतना ही के लिए बजट पेश किया जाता है, ताकि इतना समय जो है सरकार खर्च करके निकाल ले। तो उसको अंतरिम बजट कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए अंतरिम बजट को अस्थायी बजट कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि अस्थायी बजट किसको कहते हैं, तो अंतरिम बजट को कहते हैं। और अस्थायी बजट आया है कि नहीं आया है, तो आया है। हाल ही में 2019 में आया था अस्थायी बजट यानी अंतरिम बजट, ठीक है। उसके बाद एक है लेखानुदान। और ध्यान रखना है आर्टिकल 116 में लेखानुदान की चर्चा किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। अब देखिए लेखानुदान क्या होता है। आपको पता है कि जब आम बजट को पेश किया जाता है तो लोकसभा में उसे पास होने में 1 से 2 महीना का समय लग जाता है। लमसम देखा गया है कि 30 से 60 दिन का समय लगता है आम बजट को पूरी तरीके से पास होने में। अब हमारा संविधान ये कहता है कि जब आम बजट पास होगा तभी सरकार जो है पैसा खर्च कर सकती है। तब इसको पास होने में 2 महीना लग रहा है, तो वो 2 महीना सरकार कहाँ से खर्च करेगी, क्योंकि पासिंग होने में 1 फरवरी को होगा, तो जाके मार्च अप्रैल में जाके पास होता है पूरी तरीक़ा से। तो फिर मार्च अप्रैल में जो गैपिंग है वहाँ पर सरकार कहाँ से खर्च करेगी। इसीलिए सरकार जब आम बजट पेश करती है तो उसके साथ साथ जो है लेखानुदान बजट भी पेश किया जाता है। लेखानुदान पेश करते हैं तो जो बजट होने में जितना समय लगता है उतना समय में खर्चा करने के लिए लेखानुदान के माध्यम से पैसा निकाल लिया जाता है। जैसे इसको उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि आपको भूख लगा है, ठीक है? बहुत ज़ोर से भूख लगा है और खाना बन रहा है, और खाना बनने में जो है अभी समय लगेगा। तो आप क्या करते हैं, कुछ काछ इधर-उधर का खा लेते हैं ताकि आपका भूख कंट्रोल रहे, उसके बाद जब खाना बनेगा तो आप अच्छे से खा लेंगे। ठीक उसी प्रकार है, जब आम बजट पेश करेंगे तभी जाके सरकार को पैसा मिलेगा। तो आम बजट पेश होने में समय लग जाता है 1-2 महीना, तो 1-2 महीना कैसे चलेगा? तो लेखानुदान बजट को पेश किया जाता है और उसके माध्यम से अतिरिक्त धन निकाल लिया जाता है, ताकि 1-2 महीना जो है अच्छे से चलाया जा सके। फिर बजट पेश होगा तो फिर साल भर चला लेंगे। उसी को लेखानुदान कहा जाता है, ठीक है? तो इसीलिए देखिएगा लेखानुदान में इसमें ना किसी योजना का ज़िक्र होता है और ना ही इसमें कोई नीति का ज़िक्र होता है। ये सब जो है आम बजट में होता है, लेखानुदान में ऐसा नहीं होता है। या फिर सरकार को अगर लगता है कि कोई ऐसी योजना है, कोई ऐसा कार्य है जिसको बनाने में जो है अधिक समय लगेगा, तो जब जल्दी बजट पेश होगा, जल्दी बजट पास होगा, तो जल्दी पैसा मिलेगा, तो उसको काम को जल्दी कराया जा सकता है। लेकिन बजट पास होने में अधिक समय लग जाता है, इसीलिए सरकार लेखानुदान के माध्यम से अतिरिक्त पैसा ले लेती है और उस काम को चालू करा देती है, ताकि काम जो है जल्दी पूरा हो। जल्दी शुरू होगा तो जल्दी पूरा होगा, ठीक है? उसके बाद देखिए अनुच्छेद 113 में अनुदानों की माँग है। अनुदानों की माँग क्या होता है? आपको पता है कि केंद्र में जो है बहुत ज़्यादा मंत्रालय है और सभी मंत्रालय जो है अलग-अलग अनुदान की माँग करते हैं, मतलब अलग-अलग पैसों की माँग करते हैं कि हमारे मंत्रालय में ये करना है और इतना करोड़ रुपए की आवश्यकता है। तो उसी की चर्चा जो है लोकसभा में की जाती है कि इस मंत्रालय द्वारा इतना माँगा गया है और ये माँगना उचित है कि नहीं है? क्या वास्तव में इतना पैसा खर्च होने वाला है? इन सब की जो है चर्चा की जाती है लोकसभा में, उसी को अनुदान की माँग कहा जाता है। अनुदान की माँग पर चर्चा किया जाता है। ठीक है? तो ध्यान रखना है आर्टिकल 113 में इसका ज़िक्र किया गया है। अब आइए हम समझते हैं विनियोग विधेयक को। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। जब सरकार जो है बजट पेश करती है लोकसभा में, तो जब बजट पास हो जाता है उसके बाद सरकार जो है पैसा निकालती है। क्योंकि बजट में जो-जो पैसा का ज़िक्र की है उतना पैसा तो सरकार निकालेगी। तो सरकार पैसा कहाँ से निकालती है? तो संचित निधि से निकालती है। संचित निधि जो है वो सरकार का खजाना होता है, उसी में सरकार का पैसा रहता है। तो जब बजट पास होता है तो सरकार संचित निधि से पैसा निकालती है, जितना बजट में बोली थी उतना पैसा संचित निधि से निकाला जाता है और उसी को साल भर खर्च किया जाता है। तो यहीं पर विनियोग विधेयक का काम आता है। सरकार को संचित निधि से धन निकालने के लिए पहले जो है लोकसभा में विनियोग विधेयक पेश करना होता है और जब विनियोग विधेयक पास हो जाता है उसी के बाद जो है सरकार संचित निधि से धन निकाल सकती है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि विनियोग विधेयक जो है ये चाबी है और संचित निधि जो है ये सरकार का खजाना है और उसमें ताला मारा हुआ है। जब तक विनियोग विधेयक पास नहीं होगा, यानी चाबी जब तक नहीं मिलेगा तब तक उस खजाने का ताला जो है नहीं खोला जा सकता। विनियोग विधेयक पास हो गया, इसका मतलब सरकार को चाबी मिल गया और उस चाबी से सरकार जो है संचित निधि यानी खजाने का ताला खोल देगी और उससे धन निकाल लेगी। ठीक है? तो इसको ध्यान रखना है कि जब बजट पेश होता है तो पैसा भी जो है पास हो जाता है, यानी अनुदान की स्वीकृति मिल जाती है। अब उस अनुदान को संचित निधि से निकालने के लिए लोकसभा में विनियोग विधेयक पेश किया जाता है। जब विनियोग विधेयक पास हो जाता है तबे जाके सरकार जो है संचित निधि से धन निकाल सकती है। ठीक है? तो यही विनियोग विधेयक का काम होता है। यानी बिना विनियोग विधेयक के सरकार जो है धन नहीं निकाल सकती। विनियोग विधेयक केवल लोकसभा में पारित होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा में इससे कोई मतलब नहीं है।
उसके बाद देखिए हम लोग समझते हैं अतिरिक्त अनुदान को, यानी अनुपूरक अनुदान को। देखिए सबसे गलती होती है तो सरकार से भी गलती हो जाती है। सरकार जो है मान लीजिए किसी चीज़ में खर्च करने के लिए 1,000 करोड़ रुपया पास कराई थी बजट के अनुसार, मतलब बजट में कही थी कि इस क्षेत्र में खर्चा करना है तो 1,000 करोड़ रुपया लगेगा। लेकिन जब वो खर्चा करना चालू की बजट पास होने के बाद, तो पता चला कि इसमें 1,200 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, यानी 200 करोड़ रुपया जो है अधिक खर्च हो रहा है। तो फिर 200 करोड़ रुपया सरकार कहाँ से लाएगी? अपने घर से तो लाएगी नहीं। तो फिर जाके लोकसभा में जो है अतिरिक्त अनुदान, यानी अनुपूरक अनुदान जो है प्रस्तुत करती है, और वहाँ पर कहती है कि सरकार, हमने 1,000 करोड़ का अनुमान लगाया था, लेकिन यहाँ पर जो है सभी चीज़ें के दाम अधिक बढ़ जाने के कारण, महंगाई अधिक बढ़ जाने के कारण 200 करोड़ रुपया और अधिक लग रहा है। इसलिए आप जो है 200 करोड़ रुपया और अनुदान देने की स्वीकृति कीजिए, इसको स्वीकृति प्रदान कीजिए। तो फिर जो है लोकसभा में फिर 200 करोड़ रुपया और अतिरिक्त पास कराया जाता है, ताकि जो है पूरे अच्छी तरीक़ा से काम हो सके। तो उसी को अतिरिक्त अनुदान कहते हैं। यानी यदि किसी कार्य को करने के लिए विनियोग विधेयक से निकाला गया धन कम पड़ जाता है, तो अतिरिक्त धन निकालने के लिए अतिरिक्त अनुदान नामक विधेयक को लाते हैं लोकसभा में, तो उसी को अतिरिक्त अनुदान कहा जाता है। ठीक है? और इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 115 में किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए हम समझते हैं बजट में कटौती प्रस्ताव। अब देखिए कटौती प्रस्ताव की व्यवस्था क्यों किया गया है संविधान में? क्योंकि कोई मंत्रालय मुँहमांगा पैसा न माँग ले और मुँहमांगा पैसा बजट में पास न करा ले, इसलिए जो है कटौती प्रस्ताव की व्यवस्था रखा गया है कि उसके पैसा को काट लिया जाएगा जब भी लोकसभा में इसकी चर्चा किया जाएगा तब। जैसे मान लीजिए कोई मंत्रालय है और उसके मंत्रालय में साल भर में 10 रुपया खर्चा होने वाला है, और वो बजट में किसी तरह से करके 1,000 रुपया पास करवा लिया। तो 10 रुपया खर्चा करेगा वो ठीक है, लेकिन और सब पैसा तो घोटाला मार जाएगा। इसीलिए कटौती प्रस्ताव की व्यवस्था किया गया है भारतीय संविधान में। और ये आप देखे भी होंगे लोकसभा में सब खड़ा होके कोई चिल्लाता है, कोई बैठता है, कोई गरियाता है, बहुत सारा जो उसमें हल्ला-गुल्ला करता है लोकसभा में बैठकर। तो वो सब क्या है? कटौती प्रस्ताव ही चल रहा है। अब देखिए कटौती प्रस्ताव जो है 3 प्रकार का होता है। उन तीनों को हम लोग एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहला नीति कटौती प्रस्ताव। इसके तहत क्या होता है कि जब कोई सदस्य यानी लोकसभा का किसी मंत्रालय की पूरी नीति का विरोध करता है, तो उसको नीति कटौती प्रस्ताव कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि सड़क परिवहन मंत्रालय है और उसने जो है बजट में 1,000 करोड़ की माँग की थी कि हम इस नीति के तहत सड़क परिवहन मंत्रालय में कुल साल भर में 1,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। अब ये जब बात लोकसभा में रखा गया, तो लोकसभा का ही कोई सदस्य खड़ा होकर कहेगा कि पूरा नीति झूठ है, ये पैसा सब घोटाला मार जाएगा, बिना काम के 1,000 करोड़ रुपया ले रहा है। तो फिर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है उस पूरे नीति को नकार दिया जाएगा। उस पूरे नीति को गलत मान लिया जाएगा और उसको जो है 1,000 करोड़ रुपया नहीं दिया जाएगा, उसके बदले उसको 1 रुपया दिया जाएगा। तो उसी को कहते हैं नीति कटौती प्रस्ताव। तो आपसे पूछा जाता है कि जब किसी मंत्रालय के पूरे नीति का विरोध किया जाता है, तो उसको कौन-सा प्रस्ताव कहा जाता है? तो नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है, और इसके बदले जो है 1 रुपया दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा है आर्थिक कटौती प्रस्ताव। देखिए, इसमें जो है अनुदान की राशि को कम कर दिया जाता है। जैसे किसी मंत्रालय ने मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपया माँगा था 1 साल में खर्च करने के लिए, तो उसको 100 करोड़ ना देके 80 करोड़ दिया जाएगा, यानी 20 करोड़ उसका काट दिया जाएगा। तो हम कहेंगे कि आर्थिक कटौती प्रस्ताव हुआ था, इसी वजह से उसके अनुदान की राशि को कम कर दिया गया। उसके बाद है टोकन कटौती प्रस्ताव। इसमें क्या होता है? तो इसके तहत अनुदान में से 100 रुपया काट दिया जाता है। मतलब कोई मंत्रालय है, कितना भी पैसा माँगा हो, हज़ारों करोड़ों कितना माँगा हो, उसमें से केवल 100 रुपया काट दिया जाएगा। तो हम कहेंगे टोकन कटौती प्रस्ताव है। मतलब उसको टोका जाता है कि जिस आप काम के लिए पैसा ले रहे हैं, वह काम आपको कराना है और सही ढंग से कराना है, और 100 रुपये इसलिए काट लिया जाता है ताकि उसको याद रहे कि हमारे लिए जो है टोकन कटौती प्रस्ताव हुआ था और ये रिकॉर्ड हो गया है। अगर हम ये काम नहीं कराते हैं तो हम पर जाँच बैठ सकता है, हम दिक्कत में पड़ जाएँगे, हमारा सदस्यता रद्द हो जाएगा। इसीलिए जो है इस टोकन कटौती प्रस्ताव लाते हैं, ताकि ये समस्या ज़रूरी है और इसका जो है आपका समाधान करना है, ये आपके मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है? तो इसका उद्देश्य जो है समस्या पर ध्यान केंद्रित होता है, इसीलिए 100 रुपया काटते हैं, क्योंकि 100 रुपया काटने से कुछ होगा नहीं, लेकिन उसका ध्यान रहेगा कि ये काम हमें कराना ही कराना है, तो उसको टोकन कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है? तो देखिए हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कवर कर चुके हैं। जैसे आर्टिकल 116 में लेखा अनुदान था, इसको हम लोग पढ़ लिए। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक है, इसको हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 118 को भी इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं, जिसमें संसद के नियम कानून की प्रक्रिया है। इसी में हम लोग जो है इसके पहले वाले वीडियो में शून्यकाल, प्रश्नकाल, ये सब पढ़ चुके हैं। आर्टिकल जो 119 है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें पैसा संबंधित नियम कानून बताया गया है।
आर्टिकल 120 में ध्यान रखिएगा, इसमें संसद की भाषा है, मतलब संसद में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों किया जाता है। अगर आपको इसके अलावा अगर क्षेत्रीय भाषा में बात करना है, संसद में कोई भी चीज़ बात करना है, तो फिर जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनसे अनुमति लेनी पड़ती है, तब आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो है दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट रह गया, आर्टिकल 121 और आर्टिकल 122। आइए दोनों को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि संसद में तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा किया जाता है, वहाँ पर बहस किया जाता है, इसीलिए संसद की कार्रवाई चालू की जाती है। वहाँ पर शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल होता है, ध्यान आकर्षक प्रस्ताव, मतलब देश में जितने भी मुद्दे चल रहे हैं उन सब पर चर्चा किया जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में। लेकिन संविधान में एक रोक लगाया गया है कि और किसी भी मुद्दे पर आप चर्चा करते हैं वो बात ठीक है, लेकिन न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश का मतलब जज, कोई भी हाई कोर्ट का जज हो, कोई भी हाई कोर्ट का वकील हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, वकील हो, उन सब पर जो है संसद में चर्चा नहीं किया जा सकता है कि इस हाई कोर्ट का वो जज क्या कर रहा है, इस हाई कोर्ट का वकील क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज क्या कर रहा है। इस तरह के मुद्दों को लेकर संसद में चर्चा नहीं कर सकते। बाकी किसी भी मुद्दे पर चर्चा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात आर्टिकल 121 कहता है कि न्यायाधीशों के आचरण को लेकर संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किसी भी कोर्ट को लेकर संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन अगर किसी न्यायाधीश पर महाभियोग लगा है, क्योंकि न्यायाधीशों को हटाने के लिए उसके पद से महाभियोग लगाया जाता है, तो संसद में ही लगाया जाता है। तो अगर किसी न्यायाधीश पर महाभियोग लगा है तब चर्चा किया जा सकता है। ये इस तरह फालतू का कोई भी चर्चा नहीं किया जाएगा। और इसका उद्देश्य ये है, क्योंकि संसद का काम अलग है और न्यायालय का काम अलग है, तो दोनों को अलग रखना है। इस वजह से जो है कह दिया गया है कि संसद में सब चीज़ का चर्चा होगा, लेकिन न्यायाधीश क्या कर रहे हैं, कोर्ट सब क्या कर रहे हैं, इसका चर्चा संसद में नहीं किया जाएगा। ठीक है। ठीक इसका विपरीत आर्टिकल 122 में कहा गया है कि संसद में क्या चल रहा है इसकी चर्चा न्यायालय में नहीं होगा, किसी भी न्यायालय में नहीं होगा। जैसे बहुत सारे हाई कोर्ट हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है, तो जज जो है इसकी जानकारी ये नहीं ले सकते हैं कि संसद में क्या चल रहा है। संसद अपना काम कर रहा है, करने दो, और जज अपना काम कर रहे हैं, करने दीजिए। तो ये बात आर्टिकल 122 में कहा गया है। यदि विधेयक संवैधानिक नहीं है, जैसे संसद ने किसी विधेयक को पास किया और वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो फिर उसकी न्यायिक समीक्षा न्यायालय में किया जा सकता है, वहाँ पर न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। ऐसे जो है अगर जज बैठ गया है अपनी कुर्सी पर, तो ऐसे नहीं कह सकता कि बताओ आज लोकसभा में क्या हो रहा है, या फिर लोकसभा में आज बैठक क्या नहीं हुआ, चर्चा क्या नहीं हुआ। ऐसे तमाम तरह की चीज़ों पर वह बात नहीं कर सकता। ठीक है, तो आर्टिकल 122 और आर्टिकल 122 दोनों में जो है एक दूसरे को दोनों फरियाद ये हैं कि तुम हमारे विषय में मत बोलना और तुम हमारे विषय में मत बोलना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो है संसद की समितियाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब आइए हम लोग प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं, और सभी प्रश्न जो है पूछे गए हैं एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में वर्णित है, मतलब बजट शब्द का प्रयोग किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 112 में किया गया है। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसद में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो मैंने आपको बताया था कि वित्त मंत्री जो है वह संसद में बजट को प्रस्तुत करती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है कि बजट को संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है, तो राष्ट्रपति की होती है। राष्ट्रपति ही स्वीकृति देते हैं, तो जाके वित्त मंत्री जो है लोकसभा में बजट को पेश करती है, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि विनियोग विधेयक का संबंध किससे होता है, कर लगाने से, कर समाप्त करने से, संचित निधि से धन निकालने से, बजट चर्चा करने से। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संचित निधि से धन निकालने से। मैंने आपको विनियोग विधेयक में बताया था कि विनियोग विधेयक जब पास होता है तभी सरकार जो है संचित निधि से धन निकाल सकती है, यानी विनियोग विधेयक जो है खजाना का चाबी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है कि यदि विनियोग विधेयक पास नहीं होता है तो क्या होगा, सरकार गिर जाएगी, सरकार खर्च नहीं कर सकती, बजट रद्द हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब तक विनियोग विधेयक पास नहीं होगा तब तक सरकार खर्च नहीं कर सकती है। विनियोग विधेयक पास होता है तभी सरकार संचित निधि से धन निकालती है और खर्च करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि कटौती प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, राज्यसभा, लोकसभा, दोनों में, संयुक्त बैठक में। तो देखिए कटौती प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में लाया जाता है। इसमें जो है आलोचना किया जाता है सरकार का, और जो भी मंत्रालय द्वारा पैसा मांगा जाता है उसमें कटौती किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा में।
उसके बाद देखिए कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? सरकार की आलोचना करना, खर्च बढ़ाना, टैक्स कम करना, संसद स्थगित करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरकार की आलोचना करना कि इतना पैसा बिना काम के मांग रहा है, कम खर्चा होगा, घोटाला करेगा, आलोचना किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार का होता है? तो मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के होता है। एक होता है नीति कटौती, आर्थिक कटौती और टोकन कटौती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।